Hi, there is no electricity today. A little progress each day adds up to big results. Today is 17th of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। पोबितौरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में। त्रिपुरा का है हुजागिरी पॉपुलर फोक डांस। हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे बिम्बिसार। यांगजी रिवर है 6300 किलोमीटर इन लेंथ ऑफ चाइना, जो लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की। मिथाइल आइसोसाइनेट वो गैस है जिसके कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? In which part of India is the Ambubachi Mela held? लोनार लेक, अभी ये न्यूज में था, recently declared as Ramsar wetland, is located in which state? इंडिया का फर्स्ट मॉस गार्डन हैज बीन डेवलप्ड इन विच स्टेट? यूटी। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इंस्टॉल किया है फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर। दिस इज इन इनिशिएटिव टू सेव विच स्पीशीज कौन सी है? Siang River, which was making news with reference to red panda species, is located in which state? Siang River. So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है altruism. Altruism मतलब benevolence, belief in or practice of disinterested and selfless concern for the well-beings of others. Irrefutable का मतलब है जिसको आप deny नहीं कर सकते, अखंडनीय है, impossible to deny or disapprove. Zeal मतलब उत्साह, enthusiasm, great energy or enthusiasm in pursuit of a cause or an objective. Prelims 2021. Effrontery का मतलब होता है गुस्ताखी, insolent और impertinent behavior. Envoy जैसे US envoy in India मतलब messenger और representative, especially one on a diplomatic mission, दूत. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, आज हम पढ़ेंगे बैड बैंक्स हैं, बैड बैंक फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैड लोन्स के लिए बैड बैंक, इससे रिलेटेड न्यूज विल कवर। विल ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन एज वेल। देन सेकेंड है, ये है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। दिस इज roads and transportation. So we'll talk about this Bharatmala Pariyojana. Waste to energy plant is not an acceptable disposal method. There are some flaws. Cause of concern है ये waste to energy plant. Delaying the inevitable. 3 is company editorial है. E-Shram needs some hard work to get going. अब से मैं ऐसे जो टॉपिक्स हैं उसको यहाँ पे इसमें हेडर्स लगा रहा हूँ, लाइक ये इकोनॉमी एंड सोसाइटी का है और ये जो है मेंस का, दिस इज द सिलेबस जिससे ये टॉपिक कनेक्ट हो सकता है। सो दिस इज ई श्रम। फिर है टेलीकॉम सेक्टर ऑन द मेंड, बिल्डिंग अ रिजाइलेंट इकोनॉमी, न्यू डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स ओपन हुआ अभी। ऑकस सीक्स टू रीशेप इंडो पैसिफिक टाइज। देन रशिया अफगानिस्तान बॉर्डर, बाइडेन का स्टेटमेंट, रिकवरी ऑन ट्रैक। आज मॉडर्न हिस्ट्री में ये जो गवर्नर्स जनरल ऑफ इंडिया है इसमें 1798 से लेके हम देखते हैं 1828 तक, और इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। ओके, सो दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री। देन ये सीसेट सॉल्यूशंस एंड सर्टेन क्वेश्चंस. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज की न्यूज है। गवर्नमेंट सेट्स अप बैड बैंक, बैड लोन्स के लिए बैड बैंक, टू क्लियर द NPA मेस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो मेस क्रिएट हुआ है कोविड-19 के कारण, सिचुएशन वर्जन हो गई है, उसको क्लियर करने के लिए ये बैड बैंक है। इसमें 30,600 करोड़ का गारंटी प्रोग्राम भी है, मतलब गवर्नमेंट की बैकिंग है, इतना मनी यहाँ पे बैकिंग मिलेगा दिस बैड बैंक को टू सॉल्व NPA इश्यूज।
Paving the way for a major cleanup of bad loans in the banking system, कैबिनेट ने क्लियर किया है इतने करोड़ गारंटी प्रोग्राम backed by government for securities to be issued by the newly incorporated bad bank for taking over and resolving non-performing assets accounting to 2 lakh crore. This is a huge number. तो ये क्या है, इसको हम लिंक कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी से. इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. ये सिलेबस में लिखा हुआ है. हैव अ लुक एट जीएस मेंस सिलेबस वीडियो. तो सबसे पहले तो ये समझते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं. सी, एक कंपनी है, एक पर्सन है, उसने लोन लिया, बैंक से लोन लिया, बट वो लोन का इंटरेस्ट भी पे नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल भी पे नहीं कर रहा है, 90 दिन हो गए. तो वो जो लोन होता है ना, वो बैंक की शीट्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है. लोन्स इन विच द बोरोवर, जिसने पैसे लिए, फेल्स टू पे प्रिंसिपल, जो पैसे लिए, और साथ ही साथ इंटरेस्ट चार्जेस विद इन 90 डेज आर क्लासिफाइड एज एनपीएस. और ये करीब 11 लाख करोड़ का इसका नंबर अभी स्वेल हो गया है कोविड-19 के कारण. और इससे क्या होता है, बैंक्स की शीट्स, इनकी बुक्स खराब होती है और बैंक्स फेल होने का भी चांसेस बढ़ जाता है. अब जो बैंक्स हैं वो स्पेशलाइज नहीं है इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट से डील करने के लिए. बैड लोन्स से डील करने के लिए नॉर्मल बैंक्स आर नॉट स्पेशलाइज्ड. तो बैड लोन से डील करने के लिए हम एक स्पेशलाइज्ड बैंक बनाते हैं जिसका एक्सपर्टीज ही यही होगा कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से रिकवरी कर पाए. तो उसको बोल दिया जाता है बैड लोन. ये जो बैड लोन है ना, वर्ड पे नहीं जाना है. बैंक इज नॉट बैड. बैड जो है वो एसेट्स को रिकवर करने के लिए, बैड एसेट्स के लिए ये बैंक है. फर्स्ट बैंक जो ऐसा यूज हुआ था, ये मेलॉन बैंक ने यूएसए में 1988 में ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे. तब उनके पास 1.4 बिलियन का डॉलर का बैड लोन्स था. और इसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है यूके में भी आया, नाइजीरिया में भी आया, स्पेन, आयरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड. तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू. ये जो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड में काफ़ी जगह पॉपुलर हुआ है. With this, the entire cycle of cleaning up the public sector banks that began with the recognition of the extent of bad loans in 2015 is over. ये फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है. अभी आगे देखते हैं कि इसमें क्रिटिसिज्म क्या होगा. फॉर नाउ ये स्टेटमेंट है. We have resolved the twin balance sheet problem that caused a lot of stress in a holistic way. ये जो ट्विन बैलेंस शीट है, कुछ ही दिन पहले हमने क्विज में पढ़ा ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम. इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन. ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, बैलेंस शीट बैंक की, बोरोवर, दिस ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम. ओके, तो ये तो स्टेटमेंट आ गया बैड बैंक का. बट जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो वैसे ये पहले भी हुए हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. जो मेजर एनपीएस क्रिएट होना चालू हुआ ना, वो हुआ जब 2008 का इकोनॉमिक स्लो डाउन आया था. 2008, 7, 8, 9 जो इकोनॉमिक स्लो डाउन था, वर्ल्ड रेसेशन में आया था. तो इस टाइम पे क्या हुआ, जैसे अभी इजी लिक्विडिटी मनी पॉलिसी अपना रखी है, उस टाइम पर भी सेम तरीका अपनाया गया कि इजी लिक्विडिटी मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं. मतलब अकोमोडेटिव, मतलब फ्री में लोन्स बहुत कम रेट में बिना कुछ स्क्रूटिनी के लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करो, इकोनॉमी को रिवाइव करना है, दैट्स ऑल. उससे क्या हुआ, बहुत सारे जो लोन्स थे वो जस्ट लाइक दैट डिस्ट्रीब्यूट हो गए. आने वाले 4-5 साल 2015 आते आते ये सारे के सारे लोन्स बनेंगे बैड लोन्स बनेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनेंगे, और उससे ये बबल क्रिएट हुआ. तो कोविड के पहले भी बैंक्स स्ट्रगल कर रहे थे, बट जैसे ही कोविड आया, लॉकडाउन लगा, तो ये तो जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का. सो दैट इज वाई हमें स्पीड अप करना पड़ गया बैड बैंक का पूरा प्रोसीजर. वरना ये जो बैड बैंक का प्रपोजल है, ये रघुराम राजन साहब के टाइम पे भी आया था जब ये आरबीआई चीफ थे. इन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि वो काफ़ी एप्रीहेंशन थे इस कॉन्सेप्ट से. बिकॉज एक्चुअली बैड बैंक में हो क्या रहा है कि इधर का खराब बैंक का लोन एक पॉकेट से निकाल के दूसरी पॉकेट में डाल रहे हैं. जो बैंक है वो भी गवर्नमेंट का है, बैड बैंक वो भी गवर्नमेंट का है. तो वी आर जस्ट शिफ्टिंग दिस बैड बैंक, बैड लोन्स फ्रॉम वन पॉकेट टू अनदर. वी आर नॉट एक्चुअली सॉल्विंग द स्ट्रक्चरल इश्यूज. तो इस बात पे एप्रीहेंशंस थे.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इनिशियली बहुत स्केप्टिकल था, डाउट था इस पूरे बैड बैंक के कॉन्सेप्ट पे। इससे जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जैसे डेफिसिट है प्रोफेशनलिज्म में, कंपनीज बिजनेस करती हैं, बड़े बड़े लोन लेती है, बट वो कंपनी ना तो प्रोफेशनल है, ना कॉम्पिटेंट है, एक्स्ट्रावेगेंट है, वेस्टेज करती है, मिस एडवेंचर, मिस जजमेंट करती है, कंपनी फेल हो जाती है। अब उस कंपनी को बचाने के लिए सरकार को आना पड़ता है, और जिस पैसे से उन्हें बचाया जाता है वो हमारा पैसा है, टैक्स पेयर्स मनी। तो अकाउंटेबिलिटी इनकी है ना, जैसे टेलकोज में अभी एजीआर का इशू जो आया वो गवर्नमेंट माफ कर रही है, बट दिस इज रॉन्ग। ये तो एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा। इन टेलकोज ने इतनी रॉन्ग पॉलिसीज अपनाई कि तो इनको फ्लॉप तो होना ही था। तो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, नॉन एडॉप्शन ऑफ ग्रेटर प्रूडेंशियल डिसिप्लिन है, और लोन माफी कभी भी साउंड इकोनॉमिक्स नहीं होती। इससे क्या होता है, लोन माफी होती है तो जिसने लोन लिया है ना उसको लत लग जाती है, वो फिर लोन वापस नहीं करता, केपेबल है फिर भी वापस नहीं करता। तो इससे डिसिप्लिन नहीं आता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उनमें पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, ये लोन देते हैं, सैंक्शंस पास होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर होता है। सो इससे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रूट कॉज है वो यहाँ पे सॉल्व होता नहीं दिख रहा है। दिस इज द क्रिटिसिज्म, कि हम सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। दिस इज द इशू। तो फिलहाल के लिए मोबिलाइज करेंगे हम कैपिटल, नॉट एड्रेस कर रहा है अंडरलाइंग इशू जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है। इससे मोरल हैजार्ड भी है। प्रोविजनिंग इशू टैकल थ्रू रिकैपिटलाइजेशन। अब सी, कुछ ही दिन पहले सरकार ने बहुत बड़े एक चंक से रिकैपिटलाइज किया था बैंक्स को, क्योंकि बैंक्स के पास लिक्विडिटी नहीं हो रही थी, इश्यूज थे। तो रिकैपिटलाइजेशन तो ऑलरेडी हो गया, देन व्हाट इज द नीड ऑफ दिस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इस टाइप के क्रिटिसिज्म है। अभी हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, जैसे केवी कामत पैनल ने भी कहा था, कोविड और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं, कोविड के कारण एनपीए बढ़ा है। राइट नाउ वी शुड बी नोइंग व्हाट इज बैड बैंक, व्हाट इज एनपीए। इसमें अभी और रिफाइनमेंट होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो इस टॉपिक को हम रिविजिट करेंगे। फॉर नाउ एसेट क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक तो परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं जो स्टैंडर्ड, रिटर्न्स भी मिल रहा है, परफॉर्म भी कर रहा है। नॉन परफॉर्मिंग मतलब सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। लॉस मतलब ये जंक हो गया है कंप्लीट। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। वाई एनपीए अकर्स, अगेन बैड लैंडिंग प्रैक्टिसेस होती है बैंक की, बिना बैकग्राउंड चेक किए, प्रॉपर वेटिंग किए वो बैंक इशू कर देता है लोन और वो फ्लॉप होता है। ओवरहैंग कंपोनेंट्स होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज, कंपटीशन में जैसे प्राइवेट बैंक्स भी हम देखते हैं, फोन्स आते हैं लोन ले लो लोन ले लो, बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन। क्राइसिस है, इंक्रीमेंटल कंपोनेंट भी है। सो दीज आर सम जनरल पॉइंट्स कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्यों बनता है। अब इसी पे सवाल तैयार करते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, हाउ सीरियस इज इंडियाज बैड लोन प्रॉब्लम। प्रिपेयर अ नोट, एक नोट प्रिपेयर करिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से, इससे रिलेटेड इकोनॉमिक्स लिखिए कि क्यों होता है, क्या कंडीशन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, इसका डेटा, नंबर, फैक्ट्स, और फिर हाईलाइट करिए कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, स्पेशली पोस्ट कोविड एरा में। इस पूरे टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए। आने वाले टाइम पे, अब जैसे बेसिक्स हो गया ना एनपीए, अब इसके नेक्स्ट लेवल का हम नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक आएगा तो फिर से आगे बढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। फॉर नाउ लर्न अबाउट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब जो सेकंड जो न्यूज़ आइटम है वो है मिस्टर चीमा टू हेड एनसीएलटी टिल सितंबर 20। ब्रीफ रीइंस्टेटमेंट है, अब वन ऑफ मेजर है, गवर्नमेंट ने एपेक्स कोर्ट को बोला। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव, ये दोनों लॉगर हेड पे हो रहे हैं ट्राइब्यूनल्स में जैसे एनसीएलटी है, इन जनरल ट्राइब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट के लिए, कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पैरिटी नहीं है, ये प्रोसेस बड़ी ओपेक हो रही है, फेवरेटिज्म है, चेरी पिकिंग किया जा रहा है, मतलब फेवरेटिज्म, जो गवर्नमेंट बिना किसी सर्टेन प्रोसीजर के या फिर रूल्स के ओपन नहीं है सिलेक्शन प्रोसेसेस। तो ये वो बात है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेस टाइटर पासपोर्ट रूल्स, ऑर्डर मेक्स विजिलेंस डिपार्टमेंट क्लियरेंस मैंडेटरी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, पॉलिसी, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं या इन जनरल जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, वो कोड ऑफ कंडक्ट भी प्रॉपर वेट किया जाता है टाइम टू टाइम। 15 projects in pipeline to decongest Delhi roads. वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे डाइवर्ट करेगा 1 लाख व्हीकल फ्रॉम द सिटी, गडकरी साहब ने कहा। सी,
दिल्ली की प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली में एक तो व्हीकल्स बहुत हैं, व्हीकल्स हैं, उसके प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बैक करने के लिए, और उससे होता है ट्रैफिक जैम। तो दिल्ली एक्सपैंड हो रहा है, तो ज़रूरी है कि यहाँ का हाईवेज जो है उसको भी एक्सपैंड करें। बहुत सारे जो पास थ्रू ट्रैफिक है उसको इससे कैपिटल में आए बिना ही उन्हें साइडवेज ऐसे आगे निकाल दें, तो इससे ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे डाइवर्ट करेगा सिटी से इतने व्हीकल्स, तो सिटी को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ये जो है ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। इससे क्या होगा, जो दिल्ली से मुंबई का जर्नी है वो केवल 12 घंटे में हो जाएगा। ये इतने 98,000 करोड़ का है, 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट फेज है। सेलियन फीचर्स क्या है इसमें? 8 लेन है, ऐसे 8 लेन है, 4 इधर 4 इधर। कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे विद स्कोप फॉर एक्सपेंशन टू 12 लेन्स भी है इन फ्यूचर। 94 वे साइड एमिनिटीज भी होगी यहाँ पे कम्यूटर एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए। मेजर इंटरचेंज जैसे सिटीज है कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा एंड सूरत, और इतने हेक्टर का सरकार ने यहाँ पे लैंड अक्वायर किया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मेजर एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है इस पूरे प्रोजेक्ट का, क्योंकि जब रोड्स निकलती है ना तो ये बाइफर्केट कर देती है, इससे फ्रैगमेंट हो जाता है वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिकल कॉरिडोर। तो ये जो 8 लेन टनल्स है ये मुकुंदरा सेंचुरी से निकलेगी, मथेरन इको सेंसिटिव जोन से निकलेगी। ये दोनों क्या है? इकोलॉजिकल पॉइंट्स। एनिमल ओवरपास बना है सो दैट एनिमल ऊपर से ऐसे क्रॉस भी हो सकता है। अभी हाल ही में पेच जो है ना वहाँ पर भी ऐसे ही एक प्रोजेक्ट हुआ था कि जो फ्लाईओवर है वो इतना हाइट पे ऊपर बना दिया, एनिमल नीचे ग्राउंड पे इजीली रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो यह एनिमल ओवर पासेस भी है फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, वरना एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। 8 मीटर टॉल बाउंड्री वॉल्स भी होगी, डेडिकेटेड साउंड बैरियर भी होगा फॉर एनिमल सेफ्टी। मिनिमाइज करेंगे इम्पैक्ट टू रणथंबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी। सो दिस इज अ रियली गुड थिंग कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को भी यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसमें स्टील इतना है, कैपेसिटी इतने टन यूज है, दिस इज गुड। ये जो चीज़ होती है ना इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में ही अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस में क्या लिखा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एट्सेट्रा। तो जो हम पेपर पढ़ते हैं ना हमें ये कीवर्ड ढूंढने चाहिए उसमें, कि जैसे यहाँ पे रोड्स आ गया, सो दिस इज इन अवर सिलेबस GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी के लिए एक प्रोजेक्ट आया था भारतमाला परियोजना, मतलब रोड्स का ऐसे गार्लैंड बन रहा है। थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ भारतमाला परियोजना इन रीशेपिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर सिनेरियो। रीशेपिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर सिनेरियो, भारतमाला परियोजना। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हम जितना लिख के देखेंगे ना उतना ही आपको बेनिफिट होगा। राइटिंग जो होती है ना उसमें रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लेक्चर सुनने से, वीडियोस दिन भर देखते रहने से रिटेंशन नहीं है। रिटेंशन तब होगा जब आप उसको लिखोगे, कंसोलिडेट करोगे। ओके, सो डू दिस। अब जो नेक्स्ट है वो है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। वेस्ट है, वेस्ट को से हम एनर्जी जनरेट कर लेते हैं, सुनने में काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ NB नायर साहब का इंटरव्यू है, वो बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस में बहुत एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होगा। सो दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल डिस्पोजल मेथड। वेस्ट डिस्पोजल का ये मेथड करेक्ट नहीं है। ये कन्वर्ट करेगा वेस्ट को इनविजिबल पार्टिकुलेट, छोटे छोटे कण में वो टूटेगा वेस्ट को जब एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और ये पार्टिकुलेट हवा में मिलेंगे, एयर पॉल्यूशन होगा, गैशियस पॉल्यूटेंट्स होंगे। तो जो इनहेलेशन है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, वो हैजार्ड बढ़ेगा। ये जो न्यूज़ है ये सेकंड पेज में है यहाँ पर, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल डिस्पोजल मेथड। आप एक्टिविस्ट भी हैं और काफ़ी अच्छा काम किया है, NGOs एंड ऑल, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी आपने काम किया है। तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि वेस्ट टू एनर्जी जो है ना उससे एनर्जी तो जनरेट हो रही है बट वेस्ट डिस्पोजल नहीं हो रहा है। वो वेस्ट एक्चुअली छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो रहा है और वो अब बहुत दूर तक पॉल्यूशन करेगा। तो ये एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं कहा जा सकता है। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट पेज ऑफ फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। कोविड केसेस कम हो रहे हैं एंड दिस इज द सेकंड पेज। आज संत शिरोमणि गुरु श्री दुर्बल नाथ जी महाराज जन्म दिवस। देन दिस इज नॉर्थ ईस्ट, और ये है सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुसैन सागर। हुसैन सागर यहाँ पर क्या है कि जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणपति बप्पा होते हैं,
तो अगर उनको हम ऐसे वाटर बॉडी में करते हैं तो पॉल्यूशन होगा, और प्लस इसमें प्लास्टिक भी होता है, बहुत सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट से अगर आपने गणपति जी बनाए हैं तो वो अपने आप बायोडिग्रेड नहीं होगा नेचर में, और उससे पॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे फॉर नाउ तो अलाउ कर दिया गया है, बट विल नॉट परमिट इमर्जन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस आइडल्स इन द लेक फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो ये भी एक इशू है, एक तरफ एनवायरनमेंट है, दूसरी तरफ फेथ एंड बिलीफ सिस्टम है। वी नीड टू फाइंड सिनर्जी। तो क्यों ना हम मिट्टी के गणपति बैठाएं, मिट्टी के गणपति जी, या फिर हम इस प्रोसेस को कैसे और बायोडिग्रेडेबल बनाएं, मतलब इको फ्रेंडली बनाएं, इको फ्रेंडली गणेशा लाइक। सो वी नीड टू इनोवेट। देन दिस इज नेक्स्ट न्यूज वेस्ट, और ये है एडिटोरियल। फर्स्ट जो है वो है डिलेइंग द इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब अपरिहार्य। थैनोस ने बोला था ना, आई एम इनएविटेबल। तो डिलेइंग द इनएविटेबल। Center's relief to telcos can only be the first step in effort to boost the stressed sector. ये जो telcos है ना, इनकी 2015-16 से डिटीरियोरेशन ही हो रहा है, स्पेशली जब से जियो आया है। तो गवर्नमेंट कब तक इन्हें बेल आउट करेगी? इनको अपने बिजनेस में, पॉलिसीज में रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की जो डिसीजंस हैं, स्पेक्ट्रम अलोकेशन है, प्राइसिंग है, एजीआर इशू है, इस पे सॉल्यूशन लाना ज़रूरी है। जैसे लोग बीएसएनएल को छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? ऑब्वियस सा रीज़न है, इतना टाइम हो गया, अभी तक गवर्नमेंट 4G स्पेक्ट्रम ही नहीं दे रही है बीएसएनएल को। बाकी सारे टेलकोज 5G पे आ रहे हैं और बीएसएनएल के पास अभी तक 4G भी नहीं है। अनसस्टेनेबल टैरिफ हुआ कब हुआ? जब जियो एंटर किया। जियो के पास डीप पॉकेट्स है, तो शुरुआत में जियो ने सब फ्री एंड ऑल दिस किया, बाकी सब लोग कॉम्पीट नहीं कर पाए। एजीआर की जो डेफिनेशन थी वो भी अगेन उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर कन्वर्जेंस नहीं था, तो उससे टेलकोज और गवर्नमेंट लॉगर हेड पे आए और कोर्ट केसेस चलने लग गए। कोर्ट केस ने गवर्नमेंट की डेफिनेशन को फेवर किया, बट गवर्नमेंट अब एजीआर डेफिनेशन, बिकॉज इससे ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है टेलकोज में, तो उसी को अब गवर्नमेंट ने ड्रॉप कर दिया। तो द पॉइंट इज, इतना जो डैमेज हुआ, ये डैमेज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस पुअर पॉलिसीज। अब डैमेज हो गया है तो अब रिवाइवल मोड पे आ रहे हैं, अगेन इन्हें बेल आउट पैकेजेस मिल रहा है। तो दिस ऑल प्रोसेस इज अनसस्टेनेबल। 4 ईयर का मोरेटोरियम दिया कि आप पेमेंट करो आउटस्टैंडिंग एजीआर। स्पेक्ट्रम परचेज भी अभी ड्यूज है, तो इनके पास पैसा ही नहीं है। वोडाफोन आइडिया एटसेट्रा, दे डू नॉट हैव मनी टू ऑपरेट। ईज द इमीडिएट फाइनेंशियल प्रेशर्स ऑन द टेलको। तो ये तो फायर फाइटिंग मेजर हो गया कि फिलहाल का जो पैसा ड्यू था सरकार ने बोला 4 साल बाद दे देना, और एजीआर भी थोड़ा कम कर देते हैं। बट अगेन, जैसा बैड बैंक में है वैसा यहाँ पर है कि जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई। एंट्री ऑफ अ डीप पॉकेटेड न्यू कमर 5 years ago एंड इट्स टेक नो प्रिजनर्स अप्रोच, मतलब उसको मार्केट डोमिनेट करना था, मार्केट कैप्चर करना था, तो वो लॉस मेकिंग पे भी चलता रहा बहुत टाइम तक। Tariff triggered a price war that depressed average revenue per user and bled most legacy telcos operationally into the red. अब इसका एक दूसरा एंगल भी है। जो जियो है, जियो को अकेला ब्लेम करना भी करेक्ट नहीं है। जैसे इनकी जो पॉलिसीज थी, लेगेसी टेलकोस थे, इन्होंने बहुत टाइम तक अपडेट्स नहीं किए। 4G को ये एंटिसिपेट नहीं कर पाए। वर्ल्ड में 3G बहुत पहले आया था, इंडिया में काफ़ी टाइम लगाया इन्होंने। यू वोंट बिलीव, देर वॉज अ टाइम 1 GB के लिए आई हैव पेड 250 रुपीज़ डेटा, और केवल 28 डेज की वैलिडिटी। 1 GB ऑफ डेटा के लिए 250 रुपये, ये बहुत ज़्यादा था। अब बहुत कम हो गया है। तो ये मिडिल वे पहले ही क्यों इन्होंने फाइंड आउट नहीं किया? तो ये बात है, दिस इकोनॉमिक बिजनेस, पुअर बिजनेस प्लानिंग स्ट्रैटेजी। मैनेजमेंट में ज़रूरी है अकाउंटेबिलिटी है, तो सारा ब्लेम जियो को देना भी करेक्ट नहीं होगा। जो पहले लेगेसी थे जैसे बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया, दे वर नॉट कॉम्पिटिटिव, दे वर नॉट एक्सपर्ट, दे वर नॉट डूइंग बिजनेस करेक्टली, दैट इज वाई वो थ्रो आउट हो गए, वो अब कॉम्पीट नहीं कर पाए। आगे एक और चार्ट में इसको देखते हैं। तो डिलेइंग द इनएविटेबल, इकोनॉमी की प्रूडेंट होना ज़रूरी है, इनकी पॉलिसीज भी। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की तरफ से भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वे है उसमें क्लियर कट मेजर्स, सिग्नल्स देना ज़रूरी है। जैसे एजीआर कंट्रोवर्सी, बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम नहीं देना, ये चीज़ अवॉइडेबल है। 3 इज कंपनी। यहाँ बात है एक नए अलायंस का जो भी इंडियन ओशियन इंडो पैसिफिक में बनता हुआ नज़र आ रहा है।
ये कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसे वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हम पढ़ते हैं, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल अंटार्ट, लाइक दैट। अभी क्या हुआ, जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया कि 2 डायमेंशंस आर सिग्निफिकेंट। ये जो नया अलायंस बना है, दिस ऑकस, ऑकस में है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। तो ये जो अलायंस बना है इसके 2 डायमेंशंस हैं। ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, ई मतलब पूरक है, कॉम्प्लीमेंट सेवरल प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर अरेंजमेंट फॉर द रीजन को, जैसे कि 5 वाइज इंटेलिजेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव है, पहले से ही है यहाँ पे, इसको पूरक है। तो कॉम्प्लीमेंट करेगा यूएस और इन सब की प्रेजेंस इस इंडो पैसिफिक जोन में। एशियान में ऑलरेडी यूएस इन्वॉल्व है, काफ़ी ज़्यादा टाइज है, क्वाड में यूएस है और इंक्लूडिंग इंडिया वगैरह में। सेकंड, तो ये तो पहला चीज़ है कि ये जो नया अलायंस बन रहा है ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एग्जिस्टिंग अलायंस को। सेकंड, इधर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को दी जाएगी विद इन 18 मंथ्स। अब यहाँ मतलब आर्म्स इन्वॉल्व है और आर्म्स में भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इन्वॉल्व है, तो इससे काफ़ी अलार्म रेज हो रहे हैं। यूएस ने ज्वाइन किया यूके ऑस्ट्रेलिया को टू अनाउंस अ न्यू ट्रायलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट जिसका नाम है ऑकस। ये प्रिजर्व करने के लिए है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इंक्लूडिंग द साउथ चाइना सी। तो ऑब्वियसली डायरेक्शन किस तरफ है, चाइना की हेजेमनी और अनप्रेसिडेंटेड राइज। अब बात यह है कि यहाँ केवल ये कंट्रीज ही क्यों है, ये जो सिक्योरिटी की बात है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये हर उस कंट्री की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उस जोन में, जैसे इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया, दे आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट प्लेयर। तो द पॉइंट इज फॉर नाउ मैसेजिंग तो ये है, चाइना की हेजेमनी को कम करना है। इस बात पे न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने भी न्यूक्लियर सबमरीन में भी कंसर्न्स रेज किए। लेट अस वेट, नया टॉपिक है, इसमें धीरे धीरे अभी और ड्वेल करेंगे। अब इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो, जैसे ये आईआर का है, बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स अग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया। तो जहां इंडिया आता है ना वर्ल्ड अफेयर्स में, वो चीज़ मैटर करती है। ऐसा नहीं कि न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं हम। इंडिया अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। तो रिलेशन इंडिया और नेबरहुड के, और ये हमारे इंडिया के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करेगा ऑकस। सो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज इंडो पैसिफिक। तो दिस इज देयर, ओके। गो थ्रू दैट सिलेबस वीडियो, और ये जो चीज़ें हैं ना, ये टिप्स पे आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो गो टू दिस प्रीलिम स्ट्रैटेजी एंड मेंस सिलेबस वीडियो। ई श्रम नीड सम हार्ड वर्क टू गेट गोइंग। तो ये 2 एडिटोरियल थे। ये जो लीड आर्टिकल है यहाँ लिखा है, सिंपल पॉइंट्स हैं, 2 डेमोक्रेसीज एंड देयर विजिलेंट प्रॉब्लम। विजिलेंट मतलब कोई एक विजिलेंट आ गया, जैसे बैटमैन इज ऑल्सो विजिलेंट, वो आके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। पर ये बताता है कि जो रेगुलर इंस्टीट्यूशनल है वहाँ कितना ज़्यादा डिके हो गया है, इंस्टीट्यूशंस अपनी ड्यूटी डिलीवर नहीं कर पा रहे, तभी ये ऐसे लोग आगे आ रहे हैं। 2 डेमोक्रेसीज एंड देयर विजिलेंट प्रॉब्लम, बाकी इसमें पॉलिटिकल ज़्यादा है। ई श्रम नीड्स सम हार्ड वर्क टू गेट गोइंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसको इकोनॉमी से भी कनेक्ट कर सकते हो और सोसाइटी से भी, बिकॉज यहाँ टॉपिक है माइग्रेंट वर्कर्स का। तो इकोनॉमी से लाइक एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को आइडेंटिफाई करना, टैप करना एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। इसमें जो नुएंसेस है, नुएंसेस मतलब बारीकियां अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की, कि उनको आइडेंटिफाई कैसे करें, पहचान क्या है उनकी, कॉम्प्लेक्स है, और इसके लिए पोर्टल रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, पर शायद ये भी सफिशिएंट नहीं हो पाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया ई श्रम। ये एक वेब पोर्टल है, नेशनल डेटाबेस होगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का, मोस्टली माइग्रेंट वर्कर, और वो सीडेड बाय आधार होगा, सीडेड विद आधार होगा। ये रजिस्टर इतने लोगों को करेगा और उनको ई श्रम कार्ड भी मिलेगा, जैसे आधार का कार्ड होता है ऐसे ई श्रम। द पॉइंट इज हर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के पास, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब या वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, माइग्रेंट है, गिग इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म वर्कर है, स्विगी, जोमेटो, लाइक दैट, स्ट्रीट वेंडर है, डोमेस्टिक है, एग्रीकल्चर है, अदर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है। द पॉइंट इज इन सबको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, ई श्रम कार्ड। इनका डेटाबेस भी सरकार के पास होगा, तो सरकार इनके लिए बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर पाएगी और बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पाएगी। तो ई श्रम किस मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, श्रमेव जयते। ये ट्रांसफर असिस्टेंस अमाउंट, जैसे कुछ हेल्प उन्हें देना है तो वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में हो जाएगा, बिकॉज वी कैन आइडेंटिफाई कि दिस पर्सन इज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर और इसका ये आइडेंटिटी है, तो अब बेनिफिट्स डायरेक्टली उसको प्रोवाइड करा दो।
तो इससे डीबीटी डिजास्टर सिचुएशन में ये चीज़ काम आएगी। इसका महत्व ये भी है कि अभी जैसे कोविड में लॉकडाउन लगा तो माइग्रेंट इशू हुआ, सरकार के पास डेटा नहीं था क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का कोई एक सेंट्रलाइज्ड अब तक ऐसा डेटा बना नहीं, तो उनको बेनिफिट भी देना है तो कैसे दें। तो इसके लिए ये पूरा जो ई श्रम पोर्टल है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अब ज़रूरत है यहाँ पे भी लीकेजेस नहीं हो, तो लीकलेस एजलेस डिलीवरी अगर हमें देना है तो जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, ये कीवर्ड आंसर में दिखना चाहिए। वन नेशन वन राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, इलेक्शन कमीशन का कार्ड, एपिक। तो ये जो चीज़ें हैं ना उससे क्या होगा, फ्रॉड्स और घोस्ट बेनिफिशियरीज भी कम होंगे, तो इट इज़ गुड थिंग ई श्रम। बट इसमें भी जो कुछ फाइन डिटेल्स हैं उस पर और वर्कआउट करना ज़रूरी है। बिल्डिंग अ रिजाइलेंट इकोनॉमी, रिजाइलेंट मतलब प्रेशर डलते ही वो टूटता नहीं है, रिजाइलेंट है, ये ज़रूरी है। रिजाइलेंस एट द नेशनल लेवल कैन ओनली बी डिलीवर्ड थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट खर्चे करे, क्राउड इन लाए, वहाँ पे क्राउड आउट नहीं करे कि प्राइवेट को क्राउड आउट कर दिया, नो, गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग this investment and private is also feeling encouraged to do investments. This should be the ideal way forward. तो इधर अंकटाट की रिपोर्ट वगैरह दिया है, बाकी नॉर्मल टॉक्स हैं कि पोस्ट कोविड जो है उसमें इनकम हिट हुई है, हमें जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम इतना नहीं है उनका टेक केयर करना ज़रूरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये सब बातें हैं। अब जैसे ये टेलीकॉम सेक्टर आप देखिए, जो इसमें प्रॉब्लम है ना वो 2011-12 से ही आना चालू हो गई थी। एक तो 3G का एडॉप्शन भी बहुत देर से आया, पहले इतने सारे प्लेयर्स थे से आरकॉम, टाटा, आइडिया, एयरसेल, टेलीनॉर, ये सब बाहर चले जाएंगे। तो आज की डेट में सी कितने कम बचे हैं यहाँ पे, एक जियो है, एक एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो गया, BSNL MTNL का भी मर्जर हो गया, और अभी भी बाकी लोगों का इतना प्रॉस्पेक्ट ब्राइट दिख नहीं रहे हैं। BSNL देखिए 4G है ही नहीं, तो लोग जो लॉयल कस्टमर्स हैं वो भी अब हट रहे हैं BSNL से। वोडाफोन आइडिया अगेन नॉट डूइंग दैट वेल, तो ये हो जाएगा डुओपॉली, और वो कंपटीशन के लिए सही नहीं है। इंडिया में अभी इंटरनेट का बूम इतना आया नहीं है, 5G क्विकली आना चाहिए, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ना चाहिए, these things we should consider. Then this is about क्विज, दिस इज ग्रैंड एंट्री है, दिस इज रॉयल वेलकम, दशहरा एलिफेंट यहाँ पे आए हैं मैसूर पैलेस में, 10 डे सेलिब्रेशन नेक्स्ट मंथ की प्रैक्टिसेस चल रही है। देन GST काउंसिल की आज मीटिंग है, कल इसको कवर करेंगे। चाइना क्वेश्चंस इंडियाज मिसाइल प्रोजेक्ट, ये जो बात है वो है UNSCR 1172 एडॉप्टेड इन 1998। इंडिया में कलाम साहब जब आए मिसाइल मैन, तब से इंडिया की जो मिसाइल सिस्टम है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है। अभी जैसे अग्नि 5 है, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब पैराबोला बैलिस्टिक, तो इसकी रीच ना बहुत सारी चाइनीज़ कंट्रीज में भी है, चाइनीज़ सिटीज़ में भी है। तो इस बात पे चाइना कंसर्न उठाता है कि UNSC रिजोल्यूशन था 1998 का, जो न्यूक्लियर टेस्ट थे इंडिया मिसाइल प्रोग्राम वगैरह में, अपकमिंग टेस्ट है अग्नि 5, ये भी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, तो चाइना उसी का रेफरेंस दे रहा है कि दिस इज न्यूक्लियर वेपन एंड ऑल, तो दिस अगेंस्ट दिस इज अगेन UNSCR 1172। ओके, इंडिया की जो मिसाइल्स है वो हमें पता होनी चाहिए, क्रूज मिसाइल कौन सी है, बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, इन सब के 3-4-5 एग्जाम्पल्स यू शुड बी नोइंग। धोनी आनंद महिंद्रा ऑन NCC रिफॉर्म पैनल। NCC जो है ना, नेशनल कैडेट कोर, एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें भी अब टाइम बाउंड रिफॉर्म्स ज़रूरी है। ये नहीं कि बस परेड कर रहे हैं और बहुत पुरानी ओब्सोलीट जो प्रैक्टिसेस है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, नो, इनको ज़्यादा आप इंटरलिंक करो वॉरफेयर से। जैसे नेवी की भी विंग्स होती है, आर्मी, एयरफोर्स, इस टाइप से, तो वहाँ उनको ज़्यादा इंटरेक्शन दो। जो नेवल जो NCC कैडेट्स हैं उनका रेगुलर आर्मी से ज़्यादा इंटरेक्शन कराओ, ताकि उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने को मिले। केवल ये नहीं कि बस परेड कर रहे हैं एंड ऑल, नो, उनको लेटेस्ट जो वॉरफेयर है उसके बारे में भी सिखाना चाहिए। फिजिकल फिटनेस इज इम्पॉर्टेंट, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, टीम क्वालिटीज़, पैट्रियोटिज्म, दीज आर इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम इसमें रिफॉर्म ज़रूरी है। तो ये एक पैनल बना है, इसमें वो ऐसा वर्क करेंगे। Then this is COVID cases falling across India, which is a good news. New Defense Office Complex open, जो सेंट्रल विस्टा रिवैम्प है। तो द पॉइंट इज यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑफिसेज भी हैं, नेवी के अलग ऑफिस हैं, आर्मी का अलग है, प्लस दूसरी जो डिफेंस फोर्सेस है उनके अलग अलग ऑफिसेज है।
द पॉइंट इज यहाँ सबका सिनर्जी करने की कोशिश की गई है। 7,000 ऑफिसर्स हैं 27 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें एमओडी है, सर्विस हेडक्वार्टर है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, वो सब एक जगह एक कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं। इससे क्या होता है, इंटर डिपार्टमेंटल इंटर फोर्सेस जो हैं सिनर्जी ज़्यादा आएगा। जैसे नेट ग्रिड का भी क्या पर्पस था कि क्विकली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो पाए, डेटाबेसेस, नेट ग्रिड। तो यहाँ पर एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स अभी ओपन हुआ है, डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स। देन ये ऑकस है, सीक टू रीशेप इंडो पैसिफिक टाइज, बट इस पे कंसर्न्स भी हैं, जैसे फ्रांस को इन्वॉल्व नहीं किया तो उसका एक स्टेटमेंट आया है। चाइना फुल्ली वैक्सीनेट मोर देन 1 बिलियन पीपल, ये तो चाइना का स्ट्रेंथ है, मतलब जिस वॉर फुटिंग पे काम करता है ना चाइना, दैट इज अनपैरेलल, एक्सेप्शनल है, इंडिया को सीखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस पैक्ट विल अंडरमाइन रीजनल पीस, ये चाइना का स्टेटमेंट है। रशिया अफगानिस्तान बॉर्डर पे मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है बिकॉज यूएस का रिट्रीट हुआ तो मॉस्को अब अपनी प्रेजेंस यहाँ पे दिखाएगा। ये मिस्टर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन। देन रिकवरी ऑन ट्रैक है, आरबीआई का डेटा बोल रहा है। इनकम्प्लीट पास थ्रू ऑफ इम्पोर्टेड प्राइस प्रेशर पोजेज टेल रिस्क टू इन्फ्लेशन, अभी भी कुछ प्राइस प्रेशर है। एक्चुअली जो कीमत बढ़ी ना, वो कीमत इसलिए बढ़ी बिकॉज ऑफ सप्लाई शॉक। लॉकडाउन के कारण जो सप्लाईज है, लॉजिस्टिक्स है, वो डिफिकल्ट हो गया। तो लॉजिस्टिक्स डिफिकल्ट हो गया, सप्लाई डिफिकल्ट हुई, रिस्ट्रेन आ गया, तो उससे डिमांड तो उतनी ही है, सप्लाई है नहीं, तो इन्फ्लेशन हो गया। दिस इज द रीजन, सप्लाई शॉक। अभी नॉर्मलसी आ रही है, केसेस भी कम हो रहे हैं, क्विकली रिकवर होना चाहिए। टैरिफ इंक्रीज क्रूशियल है फॉर टेलकोज, इन्फ्लेशन शिफ्टिंग डाउन मोर देन एंटिसिपेटेड, गुड। मैक्रो सिनेरियो अभी भी ला सकता है हेडविंड्स, आपको बताया था ना टेलविंड्स और हेडविंड्स का कॉन्सेप्ट। आप बताओ हेडविंड्स क्या है। तो हेडविंड्स, ऐसे प्लेन हेडविंड्स, आंसर व्हाट इज हेडविंड्स। तो इकोनॉमी इज स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स। फोर्ड का जैसे एग्जिट हुआ, इससे क्या 4,000 दिस लॉसेस हुए, जॉब एम्प्लॉयमेंट लॉसेस हुए, तो ये अच्छा साइन नहीं है। कोहली स्टेप डाउन एज T20 स्किपर आफ्टर वर्ल्ड कप, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा अच्छा टेक लिया है कि स्टेप डाउन लिया है तो T20 से क्यों लिया, स्टेप डाउन करना था तो IPL से स्टेप डाउन कर देते, वर्कलोड कम हो जाता। अगर इंग्लैंड में जो 5th टेस्ट मैच था वो कैंसिल क्यों हुआ, IPL में खेलने का इतना जल्दी था, ऐसे करके कुछ टेक दिया है इंडियन एक्सप्रेस में। तो द पॉइंट इज यहाँ पर भी स्पोर्ट्स को आगे रखना चाहिए। स्पोर्ट्स जो नेशन के लिए खेलते हैं ना, वो कमर्शियल इंटरेस्ट से ज़्यादा सिग्निफिकेंट होना चाहिए। देन दिस इज सेंट्रल विस्टा क्रिटिक्स साइलेंट ऑन डिफेंस टाइज, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। सी कोहली लीविंग एज T20 कैप्टन आफ्टर वर्ल्ड कप। देन दिस इज रेनी डे आउट, और ये न्यूज़ है गेम्स टू स्टोरीज कैंपेन हेल्प किड्स इन केयर सेंटर्स लर्न, इंटरेस्ट डेवलप करे। जो चाइना है ना, उसने ओलंपिक्स में इसलिए इतना अच्छा परफॉर्म किया है बिकॉज बचपन से ही स्पोर्ट्स में उनको स्कूल लेवल से एनकरेज किया जाता है, और जो ये एज होती है अर्ली एज से ही एनकरेजमेंट मिलता है तो वो वर्ल्ड क्लास एथलीट बन पाते हैं। देन ये दिल्ली टू मुंबई इन 12 आवर्स हुआ, सेंट्रल फोर्सेज हैं। देन दिस इज अगेन सेम न्यूज़ है, दिस POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक्सटिंक्ट शार्क की कोई स्पीशीज मिली है राजस्थान में। पहले यहाँ पे भी समुद्र था, फिर वो समुद्र हटा तो रेगिस्तान है। सुओमोटो का मतलब क्या होता है आप बताओ। सुओमोटो, जैसे NHRC भी सुओमोटो केसेस ले सकता है। रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ICMR बूस्टर डोज में अभी कंफर्म कुछ नहीं है। वर्क डन बाय गवर्नमेंट नॉट रीचिंग टू मासेस, ये 4 धाम यात्रा है, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा। Then this is editorial words and deeds taking the call, voice of पंजशीर। पंजशीर यहाँ पे भी बड़े atrocities हो रही है। बैक टू स्कूल, डाउन टर्न, बैड बैंक का जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा सेम चीज़ है। बैड बैंक कब से आया, क्या उसके प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी दूसरे कंट्रीज में कैसे परफॉर्म किया है। वेट, अभी जस्ट फोकस ऑन राइटिंग दिस आंसर कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, अंडरलाइंग चैलेंजेस क्या होता है। अभी इसमें और अभी चेंजेस आएगा, फाइन ट्यून होगा, तो इसको हम ग्रेजुअली ओवर द मंथ पढ़ेंगे। देन दिस इज US UK, नाउ सी बाइडन शेयरिंग न्यूक्लियर सबटेक, अ बिग कॉल फ्रॉम बाइडन। न्यूक्लियर आते ही जो जेसिडा आर्डन है न्यूजीलैंड की, उन्होंने भी कंसर्न्स रेज किए हैं
कि यहाँ पे न्यूक्लियर अटैक होगा, ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड हो रहा है, विद इन 18 मंथ वो न्यूक्लियर सबमरीन्स दे देंगे। इससे क्या पावर अचानक से शिफ्ट होगा बहुत ज़्यादा और उससे चर्न होगा। चाइना अब इसको कैसे देखता है, बिकॉज यहाँ चाइना फ्यूम्स लिखा है। तो द पॉइंट इज ये जो है ना डिस्टर्बेंस नॉट राइट। अगर हम देखें कुछ स्ट्रैटेजिक कमेंट्स आई वाज रीडिंग कि जो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ ना तो वो इस जोन पे होने के चांसेस ज़्यादा है, यूरोप में नहीं होगा, बिकॉज यूरोप अब समझ गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, तो वो वहाँ पे नहीं होने देंगे। ये जो सेंट्रल एशिया और जो हमारा एरिया है ना, यहाँ डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वी नीड टू अवॉइड दिस, एस्केलेट नहीं करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चाइना फुल्ली वैक्सीनेटेड है। यूएन वर्ल्ड लाइकली टू मिस क्लाइमेट टारगेट्स, ये भी एक बात है। स्पेस एक्स का एस्ट्रोनॉट क्रू है। यहाँ डॉल्फिन्स को किल किया जाता है फेरोए आइलैंड्स में, इनका कस्टमरी है, ये डाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1400 डॉल्फिन किल्ड। देन गाइडलाइंस आ जाएंगी इसकी। ग्रोथ लाइकली 7.2% है। इकोनॉमी एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम कोविड आ रही है। एस्केप वेलोसिटी, ये वेलोसिटी एस्ट्रो इसमें एयरक्राफ्ट रॉकेट्स में यूज की जाती है। एस्केप वेलोसिटी मतलब स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि वो अर्थ एटमॉस्फेयर से निकल के बाहर स्पेस में चली जाएगी। तो जो इकोनॉमी है वो कोविड इम्पैक्ट से भी बाहर आ रही है। 1.5 कैप्टन, नाउ सी क्विटिंग आरसीबी कैप्टनसी कुड हैव लाइटेंड बर्डन विद दिस रिकॉर्ड इन आईपीएल। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। अब हम आते हैं, ये 4 धाम है उत्तराखंड में, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ओके, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखते हैं 1798 से। इसके पहले के हमने देखे थे 1798 में आए वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। ये जो इनका टेन्योर होगा ना, इस टेन्योर में क्या होगा, एक तो सब्सिडियरी अलायंस आएगा, इंट्रोडक्शन टू सब्सिडियरी अलायंस। ये भी इवॉल्व होती आ रही है। सब्सिडियरी अलायंस डुप्लेक्सी लाया, फिर ऐसे करके धीरे धीरे इवॉल्व होके इस प्राइम फॉर्म में आएगी जो है सब्सिडियरी अलायंस बाय वेलेस्ली। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होगा 1799 और टीपू सुल्तान एंड मैसूर का फाइल क्लोज। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होगा 1803-1805 में। मराठास भी ऑलमोस्ट यहाँ पे डिफीटिंग पे हो जाएंगे। एक और बैटल होगा थर्ड और उसके बाद पैकअप। फोर्ट विलियम कॉलेज होगा कैलकाटा में, इससे सवाल आए हैं 1800 में। फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा। राजभवन भी होगा और सेंसरशिप एक्ट आएगा 1799 का। कॉर्नवालिस थोड़े टाइम पे फिर आएंगे। फिर आएंगे जॉर्ज बार्लो। इनके टाइम पे सिपॉय म्यूटिनी होगी वेल्लोर की। इसको बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ कैलकाटा भी एस्टेब्लिश होगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो बाद में बनेगा, और अब वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वन क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वन क्वेश्चन। सिपॉय म्यूटिनी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, देन बैंक ऑफ कैलकाटा, इंपीरियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर लॉर्ड मिंटो आते हैं, इनके टाइम पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर है। फिर 39 में सेकंड होगा महाराजा रंजीत सिंह, और उसके बाद पंजाब भी फाइल क्लोज। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। तो देखिए ये 20-20 साल में आ रहे हैं। पहले 1773, 1793, फिर 1813, फिर 1833, 53, फिर 57। चार्टर एक्ट 1813। फिर हेस्टिंग आता है। हेस्टिंग जो है ये एंड करेगा पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, मतलब अब ब्रिटिशर्स बहुत असर्टिव हो जाएंगे और एक्सपेंशन करेंगे, और इसका पीक आएगा डलहौजी के टाइम पे। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होगा, मराठा यहाँ पे फाइनल, ये 1818। फिर ट्रीटी ऑफ सागोली होगा। क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी 18 में होगा। रेओतवारी सिस्टम होगा। रेओतवारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? आंसर रेओतवारी। ओके, हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था, बट ऑफिसर्स कौन थे? आंसर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ महलवारी सिस्टम नॉर्दर्न इंडिया में होगा। तो जमींदारी, रेओतवारी, महलवारी, ये तीनों कीवर्ड्स हैं। हिंदू कॉलेज होगा कैलकाटा में। पिंडारी वॉर होगा, पिंडारी, एंड देन जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज फॉर्म्ड। तो ये तो हो गया, अपन 1823 तक आ गए। फिर एक साल के लिए जॉन एडम एक्टिंग रहेंगे। इस पे सवाल आया था, कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी एस्टैब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय 1823। एज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। लाइसेंसिंग रेगुलेशन भी होगा। 1823 से फिर 1828 तक लॉर्ड एमहरेस्ट रहेंगे। इनके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर होगा। इसके बाद असम, मणिपुर, अराकान, ये पूरा एरिया ये कैप्चर कर लेंगे। एस्टैब्लिशमेंट होगा संस्कृत कॉलेज एट कैलकाटा 1824 में। फिर ट्रीटी ऑफ यानडबू होगा, जिसमें कंपनी ह्यूमिलिएट्स और इतना पैसा ये लेगी बर्मीज की दिस से। तो ब्रिटिश
जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी, दे वर वेरी ग्रीडी एंड ऑल, तो उनका काम ही ये था। अब ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ ना इंटरवेंशन का, अभी अभी हम आगे देखेंगे, अभी इनका पोस्ट भी चेंज होगा, फिर इसके बाद ये जो चीज़ें हैं ना ये बढ़ रही है कल्मिनेशन टू 1857, जिसमें फिर रिवोल्ट होगा। सो दिस इज दिस, अब नेक्स्ट क्लास में इसको हम 1857 तक ले जाएंगे। ओके, सो दिस इज आर्म रेस्ट, ये भी मैं क्विकली शेयर कर दूंगा, गो थ्रू इट, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सी सेट बड़ा आसान है, केस 1 में वर्क डन बाय पंप टोटल निकाल लेते हैं 48, ये कांस्टेंट रहेगा। केस 2 में आवर्स पर डे अगर x है तो पंप कितना काम करेगा, 4x1 दैट इज 48, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, तो x हो जाएगा 12, तो द आंसर इज 12। ओके, हाउ मेनी आवर्स अ डे 4 pumps work to empty the tank in 1 day, तो 1 day hours and 4 pump, 48 वर्क कांस्टेंट है, x इज इक्वल टू 12। बुक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइंडर से, बुक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेज से, तो मतलब बुक्स अपॉन बाइंडर्स डे इज इक्वल टू कांस्टेंट k, बस दोनों कंडीशन पुट कर दीजिए, 900 और ये 18 इंटू 10 660, x इंटू 12, सॉल्व इट, x इज इक्वल टू 11। ओके, तो हमेशा ना ऐसे कांस्टेंट फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए, उससे गलती नहीं होती। जैसे बुक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडर्स है, बुक्स डेज है, तो बुक्स को आप कांस्टेंट से यहाँ इक्वेट कर दोगे, बुक्स अपॉन बाइंडर्स इनटू डेज, अब ये कांस्टेंट होगा दोनों केसेस में। क्वार्टर 250 ग्राम होता है, 250 ग्राम में 60 पैसे हुए, 400 ग्राम में कितने हुए, दिस 60 अपॉन 250 इंटू 200, तो 48 पैसे, 48 इज आंसर। ये डायरेक्शन है, प्रिया साइकिल्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, then turns east and cycles 4 kilometer, then turns south and cycles 5 kilometer, then turn to her right and cycles 6 kilometer. Where is she now with reference to her starting position? Easy, step by step, follow. Ravi's house is to the west of Ankit's house. Lavi's house is to the north of Ankit's house. In which direction is Lavi's house with respect to Ravi's house? Easy, solve. Rita traveled 35 km from a point towards south and then turned left and traveled 20 km and finally turned left again and traveled 35 km. Step by step follow north, south, east, west. In which direction is she from the starting point? और जब लेंथ कैलकुलेट करनी है तो पाइथागोरस लगा दो। ओके, सो दिस इज सी सेट सॉल्यूशन, ये मॉडर्न हिस्ट्री, गवर्नर्स जनरल। Then this is telecom sector, AUKUS, E-Shram, 3 company, delaying the inevitable. Prepare this Bharatmala Pariyojana. This is very important. And non-performing assets. So this completes 17th of September 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.